सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता है और व्यापक रूप से इनको किसानों का चैंपियन भी कहा जाता है। ये 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये देश के गृह मंत्री भी रहे हैं, ये देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से ये कुछ समय के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री रह पाए हैं। इस शख्स का नाम है चौधरी चरण सिंह जी। आज 29 मई को इनकी पुण्यतिथि है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के मेरठ जिले के नूरपुर गांव के मीर सिंह और नेत्र कौर के घर में हुआ। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई। इनके पिता जाटों के तेवतिया कबीले के किसान थे। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेरठ गांव से ही की और इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया और 1921 में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की और इतिहास विषय से इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स आगरा कॉलेज से किया। इसके साथ साथ में ही इन्होंने बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री अर्थात LLB की डिग्री भी प्राप्त की और कुछ समय के लिए इन्होंने वकालत भी की। चरण सिंह जी महात्मा गांधी से प्रेरित होकर राजनीति में आए और मेरठ जिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से रहने के कारण इनको अंग्रेजों ने 2 बार जेल भेजा। 1937 में छपरौली निर्वाचन क्षेत्र की संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए चुने गए और 1938 में इन्होंने विधानसभा में कृषि उपज मंडी विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य व्यापारियों की लूट के खिलाफ किसानों के हितों की रक्षा करना था। इस विधेयक को भारत के अधिकांश राज्यों ने अपनाया और 1940 में पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य था। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ अपना वैचारिक और व्यवहारिक रूप अपना लिया। चरण सिंह जी को अहिंसात्मक संघर्ष, नमक कानून का उल्लंघन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू के सोवियत शैली के आर्थिक सुधारों का भी विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि भारत में जो सहकारी खेत है ना वो सफल नहीं होंगे। एक किसान का बेटा होने के नाते उनका यह भी मानना था कि किसान के लिए खेती करने के लिए उसके खेत का स्वामित्व का अधिकार महत्वपूर्ण है। वह किसान की स्वामित्व की व्यवस्था को संरक्षित और स्थिर करना चाहते थे। चरण सिंह जी का राजनीतिक कैरियर नेहरू जी की आर्थिक नीति की खुली आलोचना के कारण भी प्रभावित हुआ। इन्होंने नागपुर अधिवेशन में निर्विवाद नेता और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो समाजवादी और सामूहिक भूमि नीतियों का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। इनको 1953 के चकबंदी अधिनियम और 1952 के उत्तर प्रदेश के जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम जैसे कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। चकबंदी अधिनियम यह है कि इसमें होता है कि जो बिखरे हुए खेत हैं, जो एक किसान के अलग अलग खेत हैं, उनको एक जगह करने का यह अधिनियम था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर इनकी स्पष्ट नीतियों और मूल्यों को व्यक्त करने की इनकी क्षमता ने इनके सहयोगियों से इनको अलग खड़ा किया। 3 अप्रैल 1967 को संयुक्त विधायक दल गठबंधन की मदद से ये उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में विवाद के कारण इन्होंने 17 फरवरी 1968 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद भानु प्रताप गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और 18 फरवरी 1970 को
इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी के मदद से चौधरी चरण सिंह जी को उत्तर प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 1960 के भूमि जोत अधिनियम को लागू करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भूमि जोत की अधिकतम सीमा को कम करके पूरे राज्य में एक समान बनाना था, जिससे भूमि वितरण को बढ़ावा मिले और भूमि स्वामित्व की जो असमानताएं हैं उनको दूर किया जा सके। आज जो किसान एमएसपी की बात करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, इसकी शुरुआत का श्रेय चौधरी चरण सिंह जी को ही जाता है। मोरारजी देसाई की सरकार में ये कैबिनेट मंत्री बने और इनको गृह मंत्री का दर्जा दिया गया। गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का निर्णय लिया। इन्होंने तर्क दिया कि जो ये विधानसभाएं हैं ये अपने अपने मतदाताओं की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इन्होंने लगभग 9 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राज्यपालों को ये राज्य विधानसभाओं को भंग करने की सलाह दी, लेकिन इसके एवज में मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को बर्खास्त कर दिया। 1977 में इन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया कि उनका आरोप था कि जो 1977 के जो चुनाव प्रचार हुए हैं उन्होंने उसमें इंदिरा गांधी ने जीतें हासिल करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। और दूसरा आरोप ओएनजीसी और फ्रांसीसी तेल कंपनी सीएफपी के बीच अनुबंध से संबंधित था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उनको रिहा कर दिया। इससे आहत होकर चौधरी चरण सिंह जी ने अपना इस्तीफा मोरारजी देसाई को भेजा, लेकिन मोरारजी देसाई ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। लेकिन इंदिरा गांधी के मुकदमों को लेकर मोरारजी देसाई और चरण सिंह के बीच विवाद के कारण इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही ये मंत्रिमंडल में वापस आई और उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद संभाला। मोरारजी देसाई की पार्टी में दल बदल के कारण मोरारजी देसाई ने जुलाई 1979 में इस्तीफा दे दिया और चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस का समर्थन लेकर 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री की शपथ ली। चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को कुछ समय बाद ही एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह जी को 20 अगस्त 1979 को ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। केवल 23 दिन के कार्यकाल के बाद ही वे संसद का सामना न करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति नीला संजीव रेड्डी ने लोकसभा को भंग कर दिया और 14 जनवरी 1980 तक, जब तक चुनाव नहीं हुए, चौधरी चरण सिंह जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने भाषण में कहा है कि एक महान उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए आपके जो साधन हैं वो भी उतने ही महान होने चाहिए। एक देश जहां भ्रष्ट लोग हैं वह देश कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा। पार्टी का नेता चाहे कोई भी हो या वह चाहे कितने ही अच्छे कार्यक्रम अपना ले। चौधरी चरण सिंह जी को अक्सर भारत में किसानों का चैंपियन माना जाता है, जिन्होंने एक समृद्ध विरासत छोड़ी है जो भारत के कृषि परिदृश्य को प्रेरित और आकार देती है। किसानों और ग्रामीण समुदाय के कल्याण में उनका योगदान गहरा और बहुमुखी था। 30 मार्च 1924 को चौधरी चरण सिंह जी को कृषि में उनके असाधारण सेवा और योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह जी के व्यक्तित्व में एक देशभक्त, एक प्रशासक, राजनेता, एक ईमानदार और मानवतावादी मूल्यों वाले व्यक्ति की भूमिकाएं शामिल थी। ऐसे महान व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मेरा फिर से इनको सत सत नमन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।